हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नई प्रेस रिलीजेस। ये जो प्रेस रिलीजेस है कुल मिला के 4 अलग अलग रिलीजेस हैं जिनमें अलग अलग तरह के डायमेंशंस को कवर किया गया है। तो जो पहली हमारी जो प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज आती है बेसिकली ओणम के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ग्रीटिंग्स एक्सटेंड किए हैं ओणम के लिए। अब मन में सवाल आता है कि ये भी कोई प्रेस रिलीज हुई, इससे हमारे एग्जाम का क्या लेना देना। हम लोग तो यूपीएससी वाले हैं और यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओणम में प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो उससे क्या फायदा या नुकसान है। तो देखिए हर प्रेस रिलीज में कुछ ना कुछ खास मिल ही जाता है। हम लोगों के यूपीएससी का जो सेक्शन है उसमें एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसमें आपके लिए कई बार आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में और मेंस एग्जाम में भी आपको ओणम के बारे में पूछा जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। केरला का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसीलिए इसको, और ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। जो वहाँ की इकोनॉमी है, जो वहाँ का कल्चर है और रिलीजन है, और केरला का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश में। और इसलिए ये जो फेस्टिवल है, जो ओणम का फेस्टिवल है, ये कई बार हमने देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त, कि ये जो हमारा फेस्टिवल है इसमें कई सारे डांसेस भी होते हैं, नौका रेस होती है, और यानी कि आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक ये हो सकता है। तो ये जो ओणम का फेस्टिवल है, सवाल उठता है कि ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए साहब, ऐसा है कि जो ओणम का फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, इसको हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम कहें कि भारतीय माइथोलॉजी के हिसाब से, एक साहब हुआ करते थे जो असुर किंग थे, असुरों के राजा थे, जिनका नाम था महाबली। इनकी बड़ी इज्जत है केरला में आज भी। और इनको माना जाता था कि जो केरला के रहने वाले लोग थे उनकी बड़ी, मतलब बहुत ध्यान रखा करते थे। हमारे माइथोलॉजी में एक अवतार है जिसका नाम है वामन अवतार, बौने का अवतार। विष्णु भगवान वामन का अवतार लिए थे और उन्होंने इन्हीं महाबली राजा से पृथ्वी की 3 पग पृथ्वी मांगी थी। और जब महाबली ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए, तो फिर वामन ने अपना शरीर बहुत बड़ा किया और 3 पग में, 3 पैरों में, 3 पैर की दूरी में उन्होंने जितना आकाश लोक, पाताल लोक और यम लोक, जितना भी तीनों त्रिलोक हैं, तीनों लोकों को नाप लिया था। तो प्रॉब्लम हो गई थी महाबली के साथ कि महाबली को उनके राज्य से निकाल दिया गया। तो महाबली आज ही के दिन, यानी कि जो ओणम का दिन है, ये माना जाता है कि ओणम के दिन जो है महाबली वापस अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। विष्णु भगवान ने, वामन अवतार ने एक ही दिन उनको अलाउ किया था, तो इसलिए इसका ये तो माइथोलॉजिकल हो गया। जो इकोनॉमी है उसकी बड़ी वैल्यू है। इकोनॉमिकल वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो ओणम का फेस्टिवल है, इस दिन 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज, यहाँ पर जो है, जो राइस है, जो चावल है, उसकी फसल कट कर आती है। केरला में मानसून लगभग ओवर होने के कगार पे होता है और इस वक्त जो है राइस कट कर आता है, तो घर में धन धान्य आता है, पैसा रुपया आता है। और साथ ही साथ जो है, एक कह सकते हैं कि एक फूड सिक्योरिटी मिलती है वहाँ के लोगों को। एंशिएंट टाइम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पुथारी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाम मिलेगा आपको, पुथारी नाम से नाम है। ये इस चावल को इस पुथारी नाम से कहा जाता है और इससे एक खीर बनाई जाती है इस दिन, जिसका नाम है पुथारी पायसम। पुथरी पायसम नाम की ये खीर बनाई जाती है। और ये जो खीर है और ये जो चावल है, इसकी बड़ी वैल्यू है केरला के लोगों के लिए। कुल मिला के 10 दिन तक ओणम मनाया जाता है। और इस खास बात है कि ये जो फेस्टिवल है हमारा, ये मलयालम का नया वर्ष, मलयाली न्यू ईयर पे मनाया जाता है। यानी कि जो महीना अभी चल रहा है, अगस्त का महीना, इसी महीने से मलयालम यानी केरला में नए, जो उनका ट्रेडिशनल कैलेंडर है उस हिसाब से नए वर्ष का शुभारंभ हुआ, तो इसलिए भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ जब, जैसे हमने बताया, राइस की, धान की फसल कट के आती है वहाँ पर, और वहाँ पे सुख संपन्नता बढ़ती है, इसलिए भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ राइस के साथ जो सीज़नल क्रॉप्स हैं, जो वहाँ की मौसमी फसलें हैं, वो यहाँ पे कट के मिलती हैं, और वेजिटेबल्स, बनाना और फ्लावर्स, यानी कि खाने-पीने की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए केरला में रहने वाले लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे माइथोलॉजी का भी टच है कि माइथोलॉजी में क्या कहानी थी, उस वजह से केरला में आज के दिन महाबली राजा मिलने आते हैं अपनी प्रजा से, इसलिए इसको मनाया जाता है। मलयालम का नया साल स्टार्ट होता है, मलयाली न्यू ईयर स्टार्ट होता है, इसलिए मनाया जाता है। हमें पता चला कि यहाँ पर राइस की फसल जो है वो इस वक्त कट के आती है, इसलिए मनाया जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं कि केरला में रहने वाले लोग इस ओणम फेस्टिवल को मनाएं, और हमारे एग्जामिनेशन में आर्ट एंड कल्चर के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये पहली हमारी न्यूज़ थी ओणम को लेकर के। चलिए दूसरी जो हमारी प्रेस रिलीज है उस पे
शिफ्ट करते हैं, उस पे पहुंचते हैं। और जो दूसरी प्रेस रिलीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीजेस साल में 1 से 2 बार आती है, तो यानी कि ये स्टार कैटेगरी की है। और आप में से बहुत सारे लोग समझ में गए होंगे कि जो हमारे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ। तो सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। ये वेरी वेरी आईएमपी है। अगर आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारनाथ वो जगह है जहां सबसे पहली बार गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो ये तो हम सब लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही आए हैं। धर्मचक्र परिवर्तन जिसे कहा गया, दैट इज व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग ऑफ दी व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और यहाँ पे बुद्ध ने बुद्धिस्ट संघ की स्थापना की, इसी सारनाथ से स्टार्ट की, यहीं से स्टार्ट होती है। और इसके साथ द नोबेल एट फोल्ड पाथ, जो अष्टांगिक मार्ग है, वो भी बुद्ध ने सिखाया। तो ये सारी चीजें तो सारनाथ से रिलेटेड हैं। अब आगे चलते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो इस वक्त जो है ये कब कैसे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया। तो 48वां सेशन है, 48 सेशन है। कहां पर हुआ? बुसान, साउथ कोरिया में हुआ। किसका सेशन था? यूनेस्को का सेशन था, क्योंकि यूनेस्को की ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया, तो यूनेस्को का सेशन था। किस जगह पे हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ। सेशन का नंबर कौन सा था? 48। और वहां पर इसको ये इंक्लूजन मिला है। इस इंक्लूजन के बाद भारत में कुल मिला के 45 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। इस वजह से भारत की रैंक जो है वर्ल्ड में 6 नंबर की है। नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के आधार पर भारत का रैंक छठा आ जाता है। और एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की जो रैंक है वो आ जाती है सेकंड। तो ये जो प्रेस रिलीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुल मिला के यही सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, अलग अलग जगहों पर लिखी हुई है। और हम लोगों ने एक ही जगह पर उसको पढ़ लिया। तो लेकिन हाँ, न्यूज जो है वो स्टार कैटेगरी की न्यूज है। ये प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है। तो ओनम से हमने स्टार्ट किया और देखिए सारनाथ के साथ हमारे देश का 45वां ऐसा हेरिटेज की जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है, एक शब्द आया है जिसका नाम है रेंज लैंड। और दिखाई पड़ रहा होगा कि आपको रेंज लैंड का मतलब है ऐसे ओपन एरियाज जहां पर पशु जो है आसानी से चराई कर सकते हैं। बड़े बड़े एरियाज होते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं, कभी कभी मिडलैंड्स वगैरह एरियाज में पाए जाते हैं। तो वो इन एरियाज को कहा जाता है रेंज लैंड। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एक कन्वेंशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। किससे कॉम्बैट करना है, लड़ाई किससे करनी है? तो हमें डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण है उससे लड़ाई लड़नी है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है। इसी की एक मीटिंग थी, COP 17, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17। कहां पर हुई है? उलन बटर मंगोलिया, मंगोलिया में हुई। तो आप छोटे मोटे एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि यूएनसीसीडी की 17 मीटिंग किस देश में और किस शहर में हुई। तो आप ऐसे डायरेक्टली बता दीजिए, उलन बटर मंगोलिया। लेकिन हम चूंकि पीआईबी सीरीज में हम छोटे एग्जाम्स या वनडे एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम पे। तो यूपीएससी के एग्जाम में किसी प्री का क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें हो सकता है कहीं किसी ऑप्शन में ये चीज पूछ ली जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये रेंज लैंड का क्या मामला है और ये डिजर्टिफिकेशन को कैसे रोकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चक्कर क्या है इसके बीच में। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ये यूएनसीसीडी की COP 17 की जो मीटिंग है, तो ये जो मीटिंग है हमारी यूएनसीसीडी की COP 17 मीटिंग, इसमें क्या बातें कही गई? पहली चीज देखिए, जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, पेस्टोरल का मतलब क्या है? जो पशुपालक हैं, पशुओं को चराते हैं। और पशुपालक पशुओं को कहाँ चराएंगे? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चारागाह होना चाहिए, ऐसी जगह जहां पर चराया जा सके। और इन एरियाज को जो चारागाह का जो होते हैं उनको कहा जाता है, दीज आर नोन एज रेंज लैंड्स। ये ओपन एरियाज होते हैं और यही कहलाते हैं रेंज लैंड कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो कम्युनिटी के थ्रू पेस्टोरल सस्टेनिंग पेस्टोरल कम्युनिटीज थ्रू सिक्योर टेन्योर, जो इस एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, जो पशुपालक हैं, गड़रिये वगैरह हैं,
उनका टेन्योर सिक्योर करना पड़ेगा, मतलब उनका जो ये चारण वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें उनको पशु चराने का अधिकार वो सिक्योर करना पड़ेगा। तो फायदा किसका? पेस्टोरल कम्युनिटी का है, ठीक है। दूसरा, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी वाया रिस्टोरेशन अप्रोचेस रूटेड इन साइंस। तो साइंस की सहायता से जो ये हमारे जो एरियाज हैं, जो हमारे ओपन ग्रासलैंड एरियाज हैं, यहां पर विद द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की सहायता से इनमें रिस्टोरेशन करना है, इनका रिस्टोरेशन करना है और इनमें डिग्रेडेशन को रोकना है। क्योंकि इसके बाद अगर ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन हो गया, वो खराब हो गया, तो सीधे अगले स्टेप में क्या बनने वाला है? अगर देखिए फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होता है तो ग्रासलैंड बनेगा, लेकिन ग्रासलैंड ही डिग्रेड कर गया, नष्ट हो गया, तो अब क्या बनेगा? अब सीधे डिजर्ट बनेगा। और हमारा जो कन्वेंशन है इसका नाम ही क्या है? टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को रोकना है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है जो क्रिटिकल वाटर, इसको रेगुलेटिंग क्रिटिकल वाटर एंड कार्बन साइकिल्स। तो कार्बन साइकिल को रेगुलेट करना और वाटर साइकिल जो है जो इस एरिया में वाटर की सप्लाई है उसको भी रेगुलेट करना। यहां पर ये तीन मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की गई। अब इंडिया की अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे कि अभी जो ये ओपन एरियाज हैं और इन ओपन एरियाज को जो हम लोग कह रहे थे दीज आर नोन एज रेंज लैंड्स। तो इन रेंज लैंड्स में, भारत में रेंज लैंड्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? और ये आपके प्री के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेंज लैंड कहाँ मिलते हैं। तो आपका सबसे पहले हिमालयन एरिया में जो पास्चर्स हैं, जो चारागाह हैं, वहाँ रेंज लैंड उन्हें कहा जाता है। फिर सेंट्रल इंडिया सवाना, ये भी आपका रेंज लैंड है। फिर आपका जो रेंज लैंड मिलेगा वो एरिड थार और कक्ष के रीजन, यानी गुजरात वाला जो रीजन है, जो शुष्क क्षेत्र है थार का और कक्ष का, वहां पर आपको रेंजलैंड मिलेगा। और फिर सदर्न 16, जो केरला वाला वेस्टर्न घाट का एरिया है, वहां पे 16 नाम के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहां पर भी आपको रेंजलैंड मिलेंगे। तो इन एरियाज का आपको क्या करना है? यहां पर जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, उन पेस्टोरल कम्युनिटीज को उनके टेन्योर सिक्योर करवाना है। दूसरा जो है साइंस का यूज करना, और तीसरा काम करना है कि वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल उनको रिस्टोर करने में हेल्प करनी है। ये तीन मेन इंफेसिस है, तभी जो हम डिजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। अब इसमें दो अलग अलग तरह के आपको मेथड्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से एक काम अच्छी तरह से किया जा सकता है। एक मेथड है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो आपका साइंटिफिक बेस्ड, साइंस बेस्ड में मेथड है। तो पहले चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के। तो ट्रेडिशनल मेथड पे अगर आप जाते हैं तो दैट इज कम्युनिटी स्टीवर्डशिप, यानी कि जो उस एरिया में जहां पर ये पास्चर्स हैं, ये चारागाह हैं, उन एरियाज की जो कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज के साथ मिलकर जो है उस वहां का उसका कंजर्वेशन करना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा कहां पे? राजस्थान में। तो राजस्थान में जब हम जाते तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है स्पेशल तरह के, आप कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज सेक्रेड ग्रुप्स, दीज आर नोन एज सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स। अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? इनको हम कहते हैं पवित्र उपवन। ऐसे वन उपवन ग्रासलैंड जिनको वहाँ की ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, वहाँ की कम्युनिटीज अत्यधिक पवित्र मानती है, वहाँ पे किसी भी तरह का पेड़ पौधा काटना या पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाना बहुत बहुत बुरा क्राइम माना जाता है, ठीक है, इट्स अ सिन। तो इसलिए कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से वहां पर कोई भी इन पेड़ों को, इन जंगलों को, इन घास के मैदानों को नष्ट नहीं करता। तो ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं और इन जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, इनका नाम है वहां पे, ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओरंस के नाम से जाना जाता है। इन सेक्रेड ग्रुप्स को कहा जाता है ओरंस। और ओरंस जो है इस वक्त राजस्थान में कुल मिला के 25,000 ओरंस हैं, और साथ ही साथ ये 0.6 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है उन्होंने कवर किया है। और लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर कल्चरल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के कारण इनको बहुत ज्यादा पवित्र मानती, उनकी पूजा करती। तो एक तो ये तरीका हो गया, और इसी वजह से राजस्थान में, आप राजस्थान सेक्टर में देखेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पक्षी है हमारे देश का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और यहाँ जो कि बहुत ही ज्यादा वर्नेबल, वर्नेबल भी नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का पक्षी है, और वो यहाँ से अभी भी लुप्त होने से बचा हुआ है, थैंक टू दीज कम्युनिटी। यहाँ पर जो रिलीजन है, जो ट्रेडिशन है, उसकी वजह से हम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं इन पास्चर्स का, इन एरियाज का, इन सेक्रेड ग्रुप्स का। दूसरा तरीका जो आपको दिखाई पड़ता है वो है मॉडर्न रिस्टोरेशन, साइंटिफिक रिस्टोरेशन। और ये जो एरिया है ये आपका मिलेगा बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में।
यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाह रही, यहाँ पर जो है चीता को इंट्रोड्यूस करना चाहती। अभी हमें पता चला है, हमें पता है कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीता है, लेकिन अब भारत सरकार राजस्थान में भी चीता को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और इस वजह से यहाँ पर साइंटिफिक तरीके, यहाँ पे कम्युनिटी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वहाँ के ट्रेडिशन ऐसा नहीं मानते कि बन्नी ग्रासलैंड कोई बहुत ज़्यादा पवित्र एरिया है। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट जो तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से इस ग्रासलैंड को रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। तो जो हमारा बन्नी ग्रासलैंड है, यहाँ पर प्लानिंग टू रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यानी कि हमारे पास कितने मेथड हैं? नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ मेथड, ट्रेडिशनल तरीका, रिलीजियस तरीका, कल्चरल तरीका, वो उसका एग्जाम्पल है ओरन, और दूसरा है आपका बन्नी ग्रासलैंड वाला जो एरिया, ये है साइंटिफिक। तो ये दो तरीकों से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आपकी दिखाई पड़ रहा होगा आपको, फिशरीज से संबंधित है। और फिशरीज से संबंधित ये न्यूज है, इंडिया और सेशल्स, ये दो देश हैं और दोनों देशों के मध्य में एक समझौता हुआ है मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को लेके। इस समझौते में बेसिकली एक मछली होती है, बड़ी कीमती होती है, और उस मछली का नाम होता है ट्यूना। ट्यूना फिश होती है, सबसे महंगी ट्यूना जो होती है ब्लू फिन ट्यूना होती है। इसके अलावा भी मछली की वेराइटीज होती है, व्हाइट फिन ट्यूना वगैरह होती है। भारत ने इस साल रिकॉर्ड बनाया है, अपना जो पुराना रिकॉर्ड है फिशरीज में वो ब्रेक किया है। और इसके बाद जो सेशल्स है, सेशल्स नाम के देश के साथ इन्होंने एक समझौता किया कि दोनों देश मिलकर मत्स्य पालन ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएं। और इस वजह से देश का जीडीपी, यानी जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है, फिशरीज जो है उसका कंट्रीब्यूशन, जो कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा आता है, उसका कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा बढ़े। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें जो फाइन पॉइंट्स हैं उनके बारे में क्या बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सेशल्स कहाँ है। आप में से तो बहुतों को पता भी नहीं होगा कि सेशल्स कहाँ है, तो चलिए सेशल्स देख लेते हैं कहाँ पर है। जो आपका सेशल्स है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है अफ्रीका। अफ्रीका के नीचे बड़ा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, और यहीं पर आपको मिल जाएगा सेशल्स। एक हमारा देश है भारत और दूसरा है हमारा सेशल्स। अब इनके बीच का जो एरिया है, ये आपको ध्यान देखना है। ये एरिया जो है, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती है, यानी इंडिया के मछुआरे फिशिंग करने आते हैं और सेशल्स के भी आते हैं। और साथ ही साथ जो जो इनके प्रोटेक्टेड एरियाज है, यानी कि जो रिजर्व एरिया, वहां पर ये लोग फिशिंग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मामला क्या गड़बड़ हो जाता है कि जब अनडिजायरेबल लोग, जिनको उस एरिया में फिशिंग करने का राइट नहीं है, इंटरनेशनल वाटर की बात छोड़ दीजिए, वहां तो कोई भी फिशिंग कर सकता है, लेकिन जो इनके रेगुलेटेड एरियाज हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उन एरियाज में अगर कोई आके एक्स्ट्रा बाहर का व्यक्ति फिशिंग कर रहा है, तो जो लोकल मछुआरे हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर इस एरिया में, जो कि इनके फिशिंग के जो जहाँ पर राइट्स इंडिया और सेशल्स के सबसे एक्सक्लूसिव हैं, उन एरियाज में कंबाइंड तौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर उन एरिया की पेट्रोलिंग करनी है, निगरानी करनी, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ बात हुई। साथ ही साथ फिशरीज को किस तरह से और ज़्यादा बेटर किया जा सके और कम खर्च में अच्छी तरह से और फिशरीज का कैसे उत्पादन किया जा सके, इसके बारे में भी यहाँ बात हुई। तो यहाँ पर जो इंडिया ने अभी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इस साल 19.7 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है फिशेज में। मछली पैदा करने में इंडिया की कोई बराबरी फिलहाल नहीं है, यानी कि काफी अच्छी पोजीशन में इंडिया है। और इस फिशरीज, जो प्राइमरी सेक्टर का हमारा जो फिशरीज वाला एरिया है, ब्लू इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, इस साल करीब करीब 8.5 बिलियन, यानी 8.46 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, इतना पैसा जो है हमारी जीडीपी में फिशरीज ने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसीलिए जो हम देखते हैं कि ये जो फिशरीज का सेक्शन है, इसमें जब इंडिया इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो सेशल जैसा छोटा देश भी हमारे साथ आके मिलना चाहता है और फिशरीज के बारे में जो इंडिया के गुण हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, वो सीखना चाहता है और उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अब इसमें कुल मिलाकर आपको दिखाई पड़ेगा, जो एमओयू जो साइन हुआ, इसमें कुल मिला के 5 पॉइंट्स, फाइनर पॉइंट्स पे बात की गई, जो आप पूरी प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, फिशरीज डाटा सिस्टम को डेवलप करना, दैट इज इंटेलिजेंस। फिशरीज का डाटा सिस्टम डेवलप करने के बारे में बात की जा रही है। दूसरा, सर्विलांस, जो हम लोगों ने बात की थी, सेशल्स और इंडिया के बीच का एरिया काफी ज्यादा बड़ा, जहां मछलियां पाली जा सकती हैं, तो वहां की मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल एंड सर्विलांस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट तो हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इमर्जिंग पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। क्योंकि कल की प्रेस रिलीज में आपसे कहा था कि एआई पे सवाल तो आते रहेंगे, एआई पे बातें तो होती ही रहेंगी। तो इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया जा रहा है, किस चीज के लिए?
टू हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मछलियां अब रोबोट पालेंगे और रोबोट की बुद्धि, रोबोट ना कह सकते, जैसे मछलियों को टैंक में पाला जा रहा है मान लीजिए, तो टैंक में पानी का प्रेशर, पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सैलिनिटी क्या होनी चाहिए, उसका पीएच क्या होना चाहिए, सेंसर लगा दिया। अब उन सेंसर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सेंसर को कंट्रोल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो यहां हम पहली बार, वैसे मैंने भी पहली बार यहां पे पढ़ा कि एआई का यूज किस में हो रहा है, फिशरीज में, मछली पालने के लिए अब की बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज कहां पे किया जा रहा, उसका यूज जो है क्रॉप मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। और अब कहां यूज आ रही कि अब फिशरीज में कर रहे हैं। तो एक ये तीसरा पॉइंट मेरी तरफ से आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यूज कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाएगा, फिजिकल वैल्यू चेन। देखिए, जो हम मछली का नाम ले रहे थे जिसका नाम क्या था, दैट इज नोन एज ट्यूना फिश। ट्यूना की बड़ी कीमत होती है, बहुत ज्यादा कीमती होती है। और सबसे कीमती होती है कौन सी, ब्लू फिन ट्यूना, बहुत ज्यादा कीमती होती है। तो ये जो ट्यूना ट्यूना फिश है, बाकी मछलियां 100 किलो बाकी की मछलियां, 1000 किलो बाकी मछलियां और 1 किलो ट्यूना, बात एक ही है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ट्यूना की। ट्यूना बहुत महंगी मछली होती है और इसकी प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर काम करने की जरूरत है। मतलब इसको ट्यूना वाले को कह सकते हैं हम लोग, क्या है ये भारत के लिए, भारत और सेशल्स दोनों के लिए गोल्ड माइन की तरह है, सोने की खान। अगर भारत में ट्यूना मछली का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने लगे तो हमारा जो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे देश में जो 7-8 बिलियन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो हो सकता है 8-10 बिलियन तक चला जाए। और फिर लास्ट में आता है सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि मछलियाँ जब पालोगे और उनको जो, मछली पूरी तो खाई नहीं जाती, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, वो जो उनका शरीर के अंदर के अंग है, वो सब निकाल दिए जाते हैं, कई सारी तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो जब मछलियों को प्रोसेसिंग की जाएगी, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को हम वापस जो है किसी इस तरह से यूज़ करें कि चाहे उसका यूज़ मछलियों के चारे के तौर पे कर लिया जाए या किसी तरह का फर्टिलाइज़र बना दिया जाए जिसका यूज़ अगेन फिशरीज़ उद्योग में हो जाए, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। उस फिशरी उद्योग से निकला हुआ कचरा प्रोसेसिंग के बाद वापस उन्हीं फिशेस तक पहुंच जाएगा और इस तरह से बार बार सर्किल चलता रहेगा और इस इकोनॉमी को हम कहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। और इससे एक और फायदा होगा, जो हमारी जो मछलियों का पालन हो रहा है, इस मछली पालन में एक और फायदा ये है, इससे जो आपकी मछलियां हैं, उन मछलियों को प्रोडक्ट पैदा करने के लिए जो आपका खर्च है वो पहले से काफी कम हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे जो हैं हमें अभी दिखाई पड़ेंगे कि इस उद्योग को करने से आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें इस एमओयू में सेशल्स के साथ इंडिया ने की। अब आज की जो हम लोगों ने टोटल कुल मिला के जितनी भी हमने आज की इन प्रेस रिलीजेस पढ़ी, उसमें हमने ओणम के बारे में बात किया, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है यूपीएससी के, उसमें हेल्प कर देगा। सारनाथ वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ ये करंट की न्यूज़ हो गई हमारी। भाई साहब, करंट में जो है इंडिया का जो एक नया जो सेक्शन है, एक नया एरिया, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गया। फिर हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए देखे तो रेंजलैंड्स के बारे में पता किया और ये भी पता किया भारत में हिमालय से लेके साउथ इंडिया तक आपके रेंजलैंड्स पाए जाते हैं। और उसमें दो तरीके भी हमने सीखे, एक जो आपका बानी वाला है और दूसरा ओरन वाला है, जो ओरन यानी ट्रेडिशनल तरीका। और फिर सेशल्स के साथ जो एमओयू जो हमारा साइन हुआ, उसकी सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है आप किस में कर रहे हैं, फिशरीज में कर रहे हैं। तो ये ब्लू इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये थी आज की हमारी पीआईबी। और कल की फिर से हम आपसे कल मिलेंगे, मुलाकात फिर से होती रहेगी। और आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।